दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग बुक के बारे में। हर इंसान के सोचने, समझने और व्यवहार करने का एक पैटर्न होता है। अगर हम इस पैटर्न को पहचानना सीख जाएं, तो किसी के भी इरादों, भावनाओं और फैसलों को समझना और पहले से ही अंदाज़ा लगाना आसान हो सकता है। ये पैटर्न उनके बीते अनुभवों, भावनात्मक ज़रूरतों और मनोवैज्ञानिक स्थितियों से प्रभावित होता है। मतलब जो इंसान आज जैसा है वो उसकी पिछली जिंदगी में हुए अनुभवों का नतीजा है। अगर हम किसी के व्यवहार को ध्यान से देखें और समझें कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, तो हम उनके भविष्य के कदमों का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। मान लो आपका एक दोस्त हमेशा हर छोटी चीज़ पर जल्दी गुस्सा हो जाता है। आप नोटिस करते हो कि जब भी कोई उसकी किसी गलती पर ध्यान दिलाता है तो वो बचाव में आ जाता है और बहस करने लगता है। अगर आप उसकी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करें तो हो सकता है कि उसका यह व्यवहार उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा हो। शायद बचपन में उसे बहुत ज़्यादा डांटा गया हो या उसे ऐसा महसूस कराया गया हो कि वो कभी सही नहीं होता। इसलिए अब जब भी कोई उसकी गलती निकालता है तो उसका दिमाग उसे बचाने के लिए तुरंत गुस्से से रिएक्ट करता है। अगर आपको यह पैटर्न समझ में आ जाए तो आप पहले से ही जान सकते हो कि अगली बार जब भी उसे उसकी गलती बताई जाएगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। इसी तरह अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, भले ही उसे खुद परेशानी क्यों ना हो, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे अपनी वैल्यू दूसरों की खुशी में दिखती है। हो सकता है कि उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ झेला हो जहां उसे प्यार और अपनापन तभी मिला हो जब उसने दूसरों की ज़रूरतों को खुद से ज़्यादा अहमियत दी हो। इसलिए अब उसकी आदत बन गई है कि वो खुद को भूलकर भी दूसरों की मदद करे। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि वो क्यों बार बार ऐसा कर रहा है, और यह भी जान सकते हैं कि आगे भी वो इसी तरह बर्ताव करेगा। लोगों के व्यवहार को समझने का एक और तरीका है उनके शब्दों और कार्यों के बीच के अंतर को देखना। कई बार लोग कुछ कहते हैं लेकिन उनका असली इरादा कुछ और होता है। मान लो आपका कोई सहकर्मी हमेशा कहता है कि उसे दूसरों की राय से फर्क नहीं होता, लेकिन जब भी कोई उसकी आलोचना करता है तो वो हफ्तों तक परेशान रहता है। इसका मतलब है कि उसके शब्द और उसके असली विचार मेल नहीं खाते। उसके कहने का मतलब है कि वो खुद को ऐसा दिखाना चाहता है जैसे उसे फर्क नहीं होता, लेकिन असल में उसे दूसरों की राय बहुत प्रभावित करती है। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाएं तो आप पहले से ही जान सकते हैं कि अगर उसे फिर से कोई आलोचना करेगा तो वो फिर से परेशान हो जाएगा। लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करते समय हमें यह भी देखना होता है कि वे अलग अलग परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई इंसान जो अपने दोस्तों के साथ बहुत मजाकिया और खुला हुआ लगता है लेकिन काम के माहौल में बेहद शांत और गंभीर हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालने में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई इंसान हर जगह एक जैसा व्यवहार करता है, जैसे कि हर समय बहुत गंभीर रहता है या हर समय मजाक करता रहता है, तो इसका मतलब है कि उसका व्यवहार उसके अंदरूनी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, न कि सिर्फ माहौल से। कई बार लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक नकली व्यक्तित्व अपनाते हैं, लेकिन अगर आप उनके व्यवहार को ध्यान से देखें तो उनके असली व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब उसे कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया जाए तो वो असहज हो जाता है और बात बदलने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि उसका आत्मविश्वास दिखावटी हो सकता है। अगर आप इस तरह के पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं तो आप जान सकते हैं कि कौन असली में कैसा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। हमारे व्यवहार के पैटर्न हमारे मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों से भी जुड़े होते हैं। कुछ लोगों को यह ज़रूरत महसूस होती है कि वे हमेशा सही साबित हों, इसलिए वे कभी अपनी गलती मानते ही नहीं। कुछ लोगों को हर समय अटेंशन चाहिए होता है, इसलिए वे बार बार कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग उनकी ओर ध्यान दें। कुछ लोगों को कंट्रोल पसंद होता है, इसलिए वे हर चीज़ पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यह समझ लें कि किसी इंसान की कौन सी ज़रूरत सबसे ज़्यादा अहम है, तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह किस तरह से व्यवहार करेगा। अब सोचो, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा ग्रुप में अपनी बातें सबसे पहले रखता है, तो यह उसकी यह ज़रूरत दिखाती है कि वो सबसे ज़्यादा ध्यान पाना चाहता है। अब अगर कोई और उसकी जगह ज़्यादा बोलने लगे
तो संभावना है कि वो खुद को असहज महसूस करेगा और किसी भी तरह से फिर से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेते हैं तो आपको यह समझने में मुश्किल नहीं होगी कि वो भविष्य में कैसे रिएक्ट करेगा। व्यवहार पैटर्न को समझने का एक और तरीका है लोगों के फैसलों का विश्लेषण करना। जब भी कोई बड़ा फैसला लेता है तो वह सिर्फ तात्कालिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके पिछले अनुभव, उसके डर और उसकी इच्छाएं भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर बार कोई नया अवसर मिलने पर भी उसे ठुकरा देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसमें फेल होने का खतरा है। हो सकता है कि उसका यह डर उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा हो, जहां उसने कोई बड़ा रिस्क लिया हो और उसे नाकामी मिली हो, इसलिए अब वो हर रिस्क से बचना चाहता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगर आप इस तरह के पैटर्न को पहचान लेते हैं तो आप पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह इंसान भविष्य में भी जोखिम लेने से बचेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा हर मौके को तुरंत पकड़ लेता है और बिना सोचे समझे फैसले लेता है तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है। हो सकता है कि उसने अपनी जिंदगी में यह सीखा हो कि मौके को तुरंत पकड़ लेना ही सफलता की कुंजी है, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे समझे हमेशा नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहता है। लोगों के व्यवहार पैटर्न को समझने से न सिर्फ हमें उनके बारे में जानने में मदद मिलती है, बल्कि हम अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त, पार्टनर या सहकर्मी के व्यवहार के पीछे के कारणों को समझ लेते हैं तो आप उनके प्रति ज्यादा धैर्य रख सकते हैं और उनके साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान एक ही तरह का नहीं रहता। लोग समय के साथ बदलते हैं, लेकिन उनका बदलाव भी एक पैटर्न में ही होता है। अगर आप इस बदलाव के पैटर्न को भी पहचान लेते हैं तो आप यह भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहा है और उसका अगला कदम क्या हो सकता है। तो अगर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो सिर्फ उनके शब्दों पर मत जाइए, बल्कि उनके व्यवहार को ध्यान से देखिए। उनके पिछले अनुभवों, उनकी इच्छाओं, उनके डर और उनकी ज़रूरतों को समझिए। जब आप यह कर लेंगे तो आप न सिर्फ लोगों को पढ़ना सीख जाएंगे, बल्कि उनके भविष्य के फैसलों का भी अंदाज़ा लगाने में माहिर हो जाएंगे। हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि किसी को समझने के लिए हमें सिर्फ उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि शब्दों से ज़्यादा ताकत इंसान की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव में होती है। कई बार लोग कुछ कहते हैं, लेकिन उनका असली मतलब उनके हाव भाव से झलकता है। अगर हम किसी की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के एक्सप्रेशन को सही तरीके से पढ़ना सीख जाएं, तो हम उनकी असली भावनाओं को समझ सकते हैं, भले ही वे कुछ और कह रहे हों। मान लीजिए आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि क्या वह ठीक है, और वह जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर उसकी आवाज़ कुछ धीमी हो, आंखें कुछ नीचे झुकी हों और कंधे थोड़े ढीले पड़े हों, तो क्या इसका मतलब होगा कि वह सचमुच ठीक है? शायद नहीं। उसके शब्द कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उसका शरीर कुछ और बता रहा है। यही कारण है कि सिर्फ शब्दों पर भरोसा करने के बजाय हमें लोगों के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान से देखना चाहिए। चेहरे के हाव भाव सबसे ज्यादा असरदार संकेत होते हैं, क्योंकि चेहरे पर इंसान की असली भावनाएं जल्दी आ जाती हैं। जब कोई खुश होता है तो उसकी आंखें चमकती हैं, होठों पर हल्की मुस्कान होती है और चेहरा खुला खुला लगता है। वहीं जब कोई दुखी होता है तो उसकी आंखों में भारीपन होता है, भौहें हल्की झुकी होती हैं और होंठ सख्त दिखते हैं। डर, गुस्सा, हैरानी या चिंता, हर भावना का एक अलग एक्सप्रेशन होता है, और अगर हम इसे समझने लगें तो हमें किसी के भी मन की स्थिति का अंदाजा हो सकता है। अब मान लीजिए आपके ऑफिस में एक सहकर्मी हमेशा कहता है कि उसे किसी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब भी कोई खास व्यक्ति कमरे में आता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। उसका चेहरा कुछ सख्त हो जाता है, उसकी नजरें टकराने से बचती हैं और उसके हाथ अनजाने में मुट्ठी में बदल जाते हैं। इससे आपको यह समझने में देर नहीं लगेगी कि उसे उस व्यक्ति से वास्तव में कुछ परेशानी है, भले ही वह शब्दों में इससे इनकार कर रहा हो। बॉडी लैंग्वेज के दूसरे संकेतों में इंसान की मुद्राएं और हाव भाव शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी बात में दिलचस्पी ले रहा होता है
तो उसका शरीर सामने की ओर झुका होता है, उसकी आंखें व्यक्ति या विषय की ओर केंद्रित रहती हैं और उसकी भौहें हल्की सी ऊपर उठी होती हैं। लेकिन अगर कोई बोर हो रहा हो तो उसकी पीठ पीछे झुक जाती है, आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं और उसके हाथ शायद कहीं टिके रहते हैं, जिससे पता चलता है कि वह बस समय काट रहा है। अब सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वह लगातार अपने पैरों को हिला रहा है, अपनी घड़ी देख रहा है या बार बार फोन चेक कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका सीधा संकेत ये हो सकता है कि वह व्यक्ति बेचैन है या बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा। इस तरह के छोटे छोटे संकेत हमें बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। कई बार लोग अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर से कुछ ना कुछ संकेत निकल ही जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई झूठ बोलता है तो वह आमतौर पर आंखों से नजरें मिलाने से बचता है, बार बार अपनी नाक या चेहरे को छूता है, या फिर उसकी आवाज में हल्का बदलाव आ जाता है। अगर आप इन संकेतों को पकड़ने लगें तो आप यह पहचान सकते हैं कि कब कोई सच बोल रहा है और कब नहीं। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि किसी एक संकेत को देखकर ही कोई नतीजा निकालना सही नहीं होगा। किसी की आंखें झुकी हुई हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह जरूर उदास है। हो सकता है कि वह सिर्फ थका हुआ हो। किसी ने अपनी बाहें मोड़ ली हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे नाराज है। हो सकता है कि उसे ठंड लग रही हो। इसलिए हमें हमेशा संदर्भ को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान लगातार रक्षात्मक मुद्रा में रहता है, तो हमें यह देखना होगा कि यह उसके स्वभाव का हिस्सा है या वह किसी खास परिस्थिति में ऐसा कर रहा है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते समय हमें अलग अलग संकेतों का समूह, क्लस्टर्स देखना चाहिए। सिर्फ एक संकेत को देखकर ही कोई नतीजा निकाल लेना सही नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान अपनी बाहें मोड़कर खड़ा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह रुखा या गुस्से में है। लेकिन अगर उसी के साथ उसकी भौहें तनी हुई हैं, होंठ थोड़े सख्त हैं और शरीर कुछ पीछे झुका हुआ है, तो यह संकेत मिलकर यह दिखा सकते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में किसी चीज से नाराज है या रक्षात्मक महसूस कर रहा है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और बीच बीच में मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में वह खुशी नहीं झलक रही। उसकी मुस्कान सिर्फ उसके होंठों तक सीमित है, आंखें कुछ थकी हुई दिख रही हैं और वह बार बार अपनी गर्दन को छू रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि वह दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से परेशान या असहज महसूस कर रहा है। लोगों को पढ़ने की यह कला सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी बहुत फायदेमंद होती है। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं और आपका बॉस कहता है कि उसे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पसंद आई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह हल्की झुंझलाहट दिख रही है और उसके हाथ टेबल पर बेजान से पड़े हैं। इसका मतलब हो सकता है कि वह बस औपचारिकता निभा रहा है, लेकिन वास्तव में रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। अगर आप इस संकेत को पकड़ लेते हैं तो आप समय रहते रिपोर्ट में सुधार कर सकते हैं और भविष्य में बेहतर प्रभाव छोड़ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव को पढ़ने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह हमें किसी की ईमानदारी को परखने में मदद करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसके बोलने के दौरान उसकी आवाज में हिचकिचाहट है, वह अपनी आंखें बार बार घुमा रहा है और उसके हाथों की उंगलियां आपस में मली जा रही हैं। ये संकेत बता सकते हैं कि वह पूरी तरह से सच नहीं बोल रहा। लैंग्वेज को पढ़ना एक कला है और यह धीरे धीरे अभ्यास करने से ही आता है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन पर ध्यान देने लगें, तो आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि कौन से संकेत क्या दर्शाते हैं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि हर इंसान अलग होता है और किसी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले उनकी सामान्य आदतों को नोटिस किया जाए। अगर कोई व्यक्ति आमतौर पर बहुत एनर्जेटिक रहता है, लेकिन किसी दिन वह चुपचाप बैठा हुआ दिखे, तो यह एक संकेत हो सकता है कि कुछ गलत है। इसी तरह कोई व्यक्ति जो हमेशा शांत रहता है, अगर अचानक बहुत ज्यादा हाव भाव दिखाने लगे, तो यह भी असामान्य हो सकता है। जब आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो आपको यह अंदाजा होने लगेगा कि लोग वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं, भले ही वे कुछ और कह रहे हों। इससे न सिर्फ आपकी समझने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आप दूसरों के साथ ज्यादा अच्छे और प्रभावी तरीके से संवाद भी कर पाएंगे। हर इंसान जो कुछ भी करता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है।
कोई मेहनत करता है क्योंकि उसे सफलता चाहिए, कोई बचत करता है क्योंकि उसे भविष्य की चिंता होती है, कोई किसी की मदद करता है क्योंकि उसे खुशी मिलती है, और कोई झूठ बोलता है क्योंकि वह किसी मुसीबत से बचना चाहता है। अगर हम यह समझ लें कि किसी इंसान को किस चीज़ से खुशी मिलती है और किस चीज़ से डर लगता है, तो हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह आगे कैसे व्यवहार करेगा। असल में हर इंसान के दो बड़े मोटिवेशन ड्राइवर्स होते हैं, खुशी पाना और दर्द से बचना। यानी लोग वही करते हैं जो या तो उन्हें अच्छा महसूस कराए या फिर उन्हें किसी तकलीफ से बचाए। अगर आप किसी के व्यवहार को ध्यान से देखें तो आपको यह समझ में आने लगेगा कि वह किन चीज़ों की तरफ खींचता है और किन चीज़ों से दूर भागता है। यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी की प्रेरणा को समझ लेते हैं तो आप यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह आगे कौन से फैसले लेगा। मान लीजिए आपके ऑफिस में दो सहकर्मी हैं। एक हमेशा ज़्यादा मेहनत करता है, एक्स्ट्रा काम लेता है और अपनी हर गलती से सीखने की कोशिश करता है। दूसरा हमेशा कम से कम काम करना चाहता है, रिस्क लेने से बचता है और किसी नई जिम्मेदारी से दूर भागता है। इन दोनों के व्यवहार में बड़ा फर्क क्यों है? पहले वाले व्यक्ति को सफलता से खुशी मिलती है, शायद उसे प्रमोशन चाहिए या वह अपने काम से अपनी पहचान बनाना चाहता है। उसे लगता है कि ज़्यादा मेहनत करने से उसे वह खुशी मिलेगी जो वह चाहता है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति असफलता के डर से चलता है। वह कोई गलती नहीं करना चाहता, आलोचना से बचना चाहता है और इसलिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाता जिससे उसे बाद में मुश्किल हो। अगर आप इस मोटिवेशन को समझ जाते हैं तो आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब इन्हें कोई नया प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो इनका व्यवहार कैसा होगा। पहला व्यक्ति उसे उत्साह से लेगा, जबकि दूसरा कोई बहाना बना सकता है या कम से कम जिम्मेदारी लेने की कोशिश करेगा। अब सोचिए कि आप किसी दोस्त को कोई सुझाव देते हैं कि वह जिम जाना शुरू करे। अगर वह खुशी के मोटिवेशन से प्रेरित होता है तो वह सोच सकता है कि जिम जाने से उसकी फिटनेस अच्छी होगी, उसे अच्छा महसूस होगा और उसकी पर्सनैलिटी निखरेगी। अगर वह दर्द से बचने के मोटिवेशन से प्रेरित होता है तो वह यह सोचेगा कि जिम जाने से वह बीमारियों से बच सकता है, मोटापे की दिक्कत नहीं होगी और भविष्य में हेल्थ से जुड़ी परेशानियों से दूर रहेगा। दोनों लोग जिम जा सकते हैं, लेकिन उनकी वजहें अलग होंगी। एक को उसमें खुशी दिखेगी और दूसरा उसमें खतरे से बचने का रास्ता। इसी तरह अगर कोई इंसान हमेशा जल्दी गुस्सा हो जाता है तो यह समझना ज़रूरी है कि उसका गुस्सा भी किसी मोटिवेशन से जुड़ा है। हो सकता है कि उसे बचपन में बार बार अपनी बात साबित करनी पड़ी हो और अब वह हर बहस में खुद को सही साबित करने की कोशिश करता हो ताकि उसे फिर से वह संघर्ष न करना पड़े। या फिर हो सकता है कि उसे अपने आत्मसम्मान की बहुत चिंता हो और जब भी उसे लगे कि कोई उसकी इज्जत कम कर रहा है तो वह गुस्से से रिएक्ट करे। अगर आप उसके गुस्से के पीछे की वजह को समझ लें तो आप यह भी समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में वह गुस्सा करेगा और कैसे उसे शांत किया जा सकता है। लोगों का डर भी उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। कुछ लोग समाज में अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकृति, रिजेक्शन का डर होता है। ऐसे लोग हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सही कपड़े पहने, सही शब्द बोले और किसी भी सामाजिक गलती से बचें। दूसरी तरफ कुछ लोग पैसों को लेकर बहुत सावधान होते हैं क्योंकि उन्हें गरीबी का डर होता है। ऐसे लोग हमेशा सेविंग्स पर ध्यान देते हैं, ज़्यादा खर्च करने से बचते हैं और कभी भी अनावश्यक चीज़ों पर पैसा नहीं लगाते। अगर आपको यह समझ में आ जाए कि किसी व्यक्ति के डर क्या हैं, तो आप उसके फैसलों का भी अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त हमेशा रिश्तों में बहुत सतर्क रहता है। वह किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता, ज़्यादा खुलता नहीं और किसी भी नए रिश्ते में जाने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता है। हो सकता है कि वह किसी पुराने रिश्ते में बुरी तरह टूट चुका हो और अब वह फिर से वही दर्द नहीं झेलना चाहता। इसलिए वह कोई भी रिश्ता शुरू करने से पहले हर चीज़ को तौलता है ताकि वह फिर से तकलीफ से न गुजरे। अगर आप यह समझ जाएं कि उसका व्यवहार दर्द से बचने के लिए है, तो आप यह भी समझ सकते हैं कि उसे भरोसा दिलाने के लिए क्या करना होगा। इसी तरह कुछ लोग दिखावे पर बहुत ध्यान देते हैं। वे हमेशा महंगी चीज़ें खरीदते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी तस्वीरें डालते हैं और अपनी सफलता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। अगर आप उनके मोटिवेशन को देखें तो इसमें भी खुशी और दर्द का खेल है। हो सकता है कि उन्हें तारीफ और पहचान से खुशी मिलती हो, इसलिए वे अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह बनाते हैं कि लोग उनकी सराहना करें। या फिर हो सकता है कि उन्हें यह डर हो
कि अगर वे साधारण दिखेंगे तो लोग उन्हें कम आंकेंगे। इस डर से बचने के लिए वे हमेशा अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी ग्राहक से डील कर रहे हैं तो क्या यह जानना जरूरी नहीं होगा कि वह किस चीज से प्रभावित होता है? अगर कोई ग्राहक उस चीज को खरीदता है जिससे उसे खुशी मिलेगी, तो आपको उसे यह बताना होगा कि आपका प्रोडक्ट उसकी लाइफ को कितना बेहतर बनाएगा। लेकिन अगर कोई ग्राहक सिर्फ नुकसान से बचना चाहता है, तो आपको उसे यह समझाना होगा कि अगर उसने यह प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो उसे क्या नुकसान हो सकता है। बच्चों को ही देख लीजिए। जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो वह या तो इस सोच से करता है कि अच्छे नंबर आएंगे और उसकी तारीफ होगी, या फिर इसलिए कि अगर वह फेल हो गया तो उसे सजा मिलेगी। यानी उसका मोटिवेशन या तो खुशी है या फिर दर्द से बचाव। अगर माता पिता यह समझ जाएं कि उनका बच्चा किस मोटिवेशन से ज्यादा प्रेरित होता है, तो वे उसे सही तरीके से पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमारे फैसले भी इसी मोटिवेशन से चलते हैं। कोई व्यक्ति नई नौकरी इसलिए ले सकता है क्योंकि उसे उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, खुशी, या फिर इसलिए क्योंकि वह अपनी पुरानी नौकरी से तंग आ चुका है, दर्द से बचाव। कोई व्यक्ति शादी इसलिए कर सकता है क्योंकि उसे एक साथी की जरूरत है, खुशी, या फिर इसलिए क्योंकि वह अकेलेपन से डरता है, दर्द से बचाव। अगर आप यह समझ जाते हैं कि किसी का जीवन किस चीज से संचालित हो रहा है, खुशी की चाहत या दर्द से बचाव, तो आप उसके अगले कदमों का अनुमान लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि वह किस स्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, कौन से फैसले लेगा और किन चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। जब आप इस स्तर पर लोगों को समझने लगते हैं तो आपकी खुद की संवाद और रिश्ते बनाने की क्षमता बहुत मजबूत हो जाती है। हर इंसान की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये ज़रूरतें एक तय क्रम में चलती हैं। कुछ लोगों की सबसे बड़ी चिंता पैसा कमाना और अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना होती है, जबकि कुछ लोग प्यार और रिश्तों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। वहीं कुछ लोग अपने करियर, पहचान और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं। यह समझना कि कोई व्यक्ति किस स्तर पर है, हमें यह जानने में मदद करता है कि वह किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रेरित होगा और उसका व्यवहार कैसा रहेगा। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए ज़रूरतों का एक क्रम बनाया, जिसे मस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है। इसमें इंसान की ज़रूरतों को 5 स्तरों में बांटा गया है। सबसे नीचे की ज़रूरतें सबसे बुनियादी हैं, और जैसे जैसे कोई व्यक्ति इन ज़रूरतों को पूरा करता जाता है, वह अगले स्तर की ओर बढ़ता है। अगर आप यह पहचान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इस सीढ़ी पर कहाँ खड़ा है, तो आप यह भी समझ सकते हैं कि वह किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा और भविष्य में कैसे निर्णय लेगा। सबसे पहला स्तर शारीरिक ज़रूरतों का होता है। इसमें खाना, पानी, नींद और बुनियादी आराम जैसी चीज़ें आती हैं। अगर किसी व्यक्ति की ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसका पूरा ध्यान इन्हीं चीज़ों पर रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसकी सबसे बड़ी चिंता ये होगी कि वह अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को कैसे पूरा करे। उसे इस समय रिश्तों या आत्मसम्मान जैसी चीज़ों की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि उसका दिमाग पहले यह सुनिश्चित करेगा कि वह जीवित रह सके। अब सोचिए, अगर कोई इंसान खाने के लिए संघर्ष कर रहा है और आप उससे यह कहें कि उसे अपने आत्म विकास पर ध्यान देना चाहिए, तो क्या वह इसे गंभीरता से लेगा? शायद नहीं, क्योंकि उसकी प्राथमिकता अभी सिर्फ अपने पेट की भूख मिटाना है। यही कारण है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें पहले यह देखना चाहिए कि उसकी ज़रूरतें किस स्तर की हैं। अगर कोई इंसान बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है, तो उसे किसी बड़ी प्रेरणा की बात करने से पहले उसकी मौजूदा स्थिति को समझना ज़रूरी है। दूसरा स्तर सुरक्षा की ज़रूरतों का है। इसमें नौकरी की स्थिरता, घर, सेहत और भविष्य की सुरक्षा जैसी चीज़ें आती हैं। अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, तो अब वह अपनी ज़िंदगी में स्थिरता चाहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है लेकिन उसे हर समय नौकरी जाने का डर बना रहता है, तो उसकी चिंता पैसे से आगे बढ़कर सुरक्षा की हो जाती है। वह ऐसे फैसले लेगा जो उसे ज़्यादा स्थिरता और सुरक्षा दें, भले ही वह ज़्यादा बड़े अवसरों को न अपनाए। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत सुरक्षित महसूस करता है, तो आप नोटिस करेंगे कि वह रिस्क लेने में ज़्यादा सहज होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर समय डर में जी रहा है, जैसे कि उसे लगता है कि उसकी नौकरी कभी भी जा सकती है या उसका घर सुरक्षित नहीं है, तो उसका व्यवहार अलग होगा।
वह अपने फैसलों में सतर्कता रखेगा, बदलाव से बचेगा और किसी भी ऐसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेगा जिससे उसकी स्थिरता को खतरा हो। तीसरा स्तर सामाजिक जरूरतों का है। जब कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी और सुरक्षा की जरूरतें पूरी कर लेता है तो वह अब रिश्तों, दोस्ती और समाज से जुड़ाव की तलाश करता है। उसे यह महसूस होने लगता है कि सिर्फ पैसा और सुरक्षा ही काफी नहीं है, उसे किसी के साथ की भी जरूरत है। इसी स्तर पर लोग रिश्तों को ज्यादा महत्व देने लगते हैं और समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है और आप उसे करियर में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं तो वह ज्यादा उत्साहित नहीं होगा। उसकी प्राथमिकता अभी करियर नहीं बल्कि किसी के साथ का एहसास है। यही वजह है कि जब कोई इंसान इस स्तर पर होता है तो उसकी प्राथमिकताएं उसके दोस्तों, परिवार और रिश्तों के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो हमेशा लोगों के साथ समय बिताना पसंद करता है तो यह समझना आसान हो जाता है कि वह इस स्तर पर है। उसे अकेले रहना पसंद नहीं और उसकी ज़रूरतें उन चीज़ों से जुड़ी हैं जो उसे अपनापन महसूस कराती हैं। अगर वह इस स्तर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो वह उदास या असहज महसूस करने लगेगा। चौथा स्तर आत्मसम्मान की ज़रूरतों का है। जब कोई व्यक्ति रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव से संतुष्ट हो जाता है तो अब उसे पहचान और सम्मान की ज़रूरत महसूस होने लगती है। उसे अब यह चाहिए कि लोग उसकी सराहना करें, उसकी सफलता को स्वीकार करें और उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखें। यही कारण है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां दिखाने में दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि उन्हें इससे सम्मान और पहचान मिलती है। इसी स्तर पर लोग ज्यादा मेहनत करके अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, नए कौशल सीखते हैं और अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस स्तर पर है तो उसे प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि उसे यह एहसास दिलाया जाए कि वह मूल्यवान है और उसकी उपलब्धियों को सराहा जाता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो हमेशा अपने काम की तारीफ चाहता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वह आत्मसम्मान की ज़रूरत के स्तर पर है। वह यह सुनना चाहता है कि उसने अच्छा किया क्योंकि यही उसकी प्रेरणा है। आखिरी और सबसे ऊंचा स्तर आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान और पहचान पा लेता है तो अब वह खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करने लगता है। वह सिर्फ पैसे, रिश्तों या पहचान के पीछे नहीं भागता बल्कि अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीने की कोशिश करता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं और समाज में कुछ नया योगदान देना चाहते हैं। वे कला, विज्ञान, नवाचार, समाज सेवा और आत्म विकास जैसी चीजों में रुचि लेने लगते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इस स्तर पर है और आप उससे सिर्फ पैसे कमाने की बात करते हैं तो उसे यह ज्यादा प्रेरित नहीं करेगा क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं अब अलग हो चुकी हैं। वह सिर्फ खुद की भलाई के बारे में नहीं बल्कि समाज और दुनिया के बारे में सोचने लगा है। अगर आप यह समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति मास्लो की इस ज़रूरतों की सीढ़ी पर कहाँ खड़ा है तो आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। किसी की ज़रूरतें अगर बुनियादी हैं तो उसे सुरक्षा और स्थिरता चाहिए। अगर वह रिश्तों की तलाश में है तो उसे अपनापन चाहिए। अगर वह पहचान चाहता है तो उसे सराहना चाहिए और अगर वह आत्म साक्षात्कार के स्तर पर है तो उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसके जीवन को एक गहरे उद्देश्य से जोड़ सके। जब आप इस मॉडल को अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपको लोगों को समझने में आसानी होती है। आप ये जान पाते हैं कि कौन किस चीज से प्रेरित होगा, कौन किस तरह के फैसले लेगा और किसे किस तरीके से प्रेरित किया जा सकता है। इससे न सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि आप लोगों के साथ ज्यादा गहरी समझ भी बना पाते हैं। हर इंसान के भीतर एक अहंकार, ईगो होता है जो उसे खुद को अच्छा महसूस कराने और आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। जब भी कोई चीज हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है या हमें असुरक्षित महसूस कराती है तो हमारा दिमाग हमें उस तकलीफ से बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाने लगता है। ये तरीके डिफेंस मैकेनिज्म्स कहलाते हैं। ये हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम ये पहचान सकें कि कोई व्यक्ति किस तरह अपने अहंकार की रक्षा कर रहा है तो हम उसकी असली भावनाओं और डर को समझ सकते हैं। सोचिए,
अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करता है और हमेशा दूसरों को दोष देता है, तो इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बच रहा हो, क्योंकि इससे उसका आत्मसम्मान चोटिल हो सकता है। वह यह सोच भी नहीं सकता कि वह गलती कर सकता है, इसलिए उसका दिमाग उसे एक आसान रास्ता दिखाता है, दूसरों को दोष देने का। यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसमें इंसान अपनी कमजोरियों को दूसरों में देखने लगता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, लेकिन वह खुद को शांत और संयमित दिखाने की कोशिश करता है। जब भी कोई उससे कहता है कि वह बहुत गुस्सैल है, तो वह तुरंत जवाब देता है, मैं गुस्सैल नहीं हूं, तुम खुद बहुत चिड़चिड़े हो। यह भी प्रोजेक्शन का एक उदाहरण है, क्योंकि वह अपनी नकारात्मक भावना को स्वीकार करने की बजाय उसे दूसरों पर डाल रहा है। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं, तो आप यह पहचान सकते हैं कि उसका असली डर यह है कि वह खुद को गुस्से वाला व्यक्ति मानने से डरता है। एक और आम डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल, इनकार करना। इसमें व्यक्ति किसी सच्चाई को स्वीकार करने से ही इनकार कर देता है, चाहे वह कितनी भी साफ क्यों ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्च करता है और कर्ज में डूब चुका है, लेकिन जब भी कोई उसे इस बारे में कुछ कहता है, तो वह जवाब देता है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरे पास सब कुछ नियंत्रण में है। ये डिनायल है। वह सच्चाई को देखने की बजाय उसे नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करना उसके अहंकार के लिए मुश्किल हो सकता है। कई बार लोग रैशनलाइजेशन, तर्क देना का सहारा लेते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी गलतियों के लिए बहाने बना लेते हैं ताकि उन्हें बुरा महसूस ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में फेल हो जाता है और कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं होता, वैसे भी यह परीक्षा बेकार थी। असल में उसे फर्क होता है, लेकिन अगर वह इसे स्वीकार कर ले तो उसे निराशा महसूस होगी। इसलिए वह खुद को यह समझाने लगता है कि परीक्षा की कोई अहमियत ही नहीं थी। इस तरह वह अपने अहंकार को बचाने की कोशिश करता है। एक और दिलचस्प डिफेंस मैकेनिज्म है रिप्रेशन, दबाना। इसमें व्यक्ति अपने दर्दनाक अनुभवों या भावनाओं को अपने अवचेतन मन में दबा देता है ताकि उसे इनसे न जूझना पड़े। मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन में बहुत डांटा गया हो, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो उसे अपने बचपन की ये बातें याद ही नहीं रहती। ये इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग इन कड़वी यादों को इतनी गहराई में दबा देता है कि वे सतह पर आती ही नहीं। लेकिन ये दबी हुई भावनाएं फिर भी उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। हो सकता है कि वह आलोचना से बहुत डरता हो या हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करता हो। अगर हम यह समझ सकें कि कोई व्यक्ति किन चीज़ों को अपने दिमाग में दबा रहा है, तो हम यह भी जान सकते हैं कि वह किन असली डर या तकलीफों से जूझ रहा है। रिग्रेशन, बचपन जैसी हरकतें करना भी एक आम डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें इंसान किसी तनावपूर्ण स्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पुराने बचपन वाले व्यवहार करने लगता है। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होने पर अचानक रोने लगते हैं या कोई ऐसा तरीका अपनाने लगते हैं जो उन्होंने बचपन में अपनाया था। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में बहुत दबाव में है और वह हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है या चिड़चिड़ा हो जाता है, तो हो सकता है कि वह रिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहा हो। उसका दिमाग उसे बचपन की उस अवस्था में ले जा रहा है जब उसे अपने गुस्से के जरिए ध्यान और सहारा मिलता था। कई बार लोग डिस्प्लेसमेंट, भावनाओं को दूसरी जगह निकालना का सहारा लेते हैं। इसमें इंसान अपनी असली भावनाओं को उस व्यक्ति पर नहीं निकालता जिससे वह परेशान है, बल्कि किसी और पर निकाल देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में अपने बॉस से डांट खाकर घर आता है, लेकिन वह गुस्सा अपने परिवार या दोस्तों पर निकालने लगता है। उसका असली गुस्सा बॉस पर है, लेकिन चूंकि वह बॉस पर गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए उसका दिमाग उसे एक आसान विकल्प देता है, किसी कमजोर या सुरक्षित व्यक्ति पर गुस्सा निकालना। कुछ लोग सब्लिमेशन, रचनात्मक रूप में भावनाओं को बदलना का इस्तेमाल करते हैं, जो एक सकारात्मक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं को किसी रचनात्मक या उत्पादक गतिविधि में बदल देता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल हो सकता है, लेकिन अगर वह इस गुस्से को खेल, व्यायाम या कला में लगाता है, तो वह इसे एक अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकता है। कई कलाकार, लेखक और खिलाड़ी अपनी भावनाओं को रचनात्मक कार्यों में बदलकर इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।